Powered by The Brainwaves. Sponsored by Retrend Collection. Co-sponsored by Mudgal Consultants and Aura Greens. नमस्कार दोस्तों, मुदगल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मुदगल शो एक ऐसा शो है जो लोगों के व्यक्तित्व के बारे में आप तक पहुंचाने का कार्य करता है कि वो किस तरीके के व्यक्ति हैं, वो क्या नॉलेज रखते हैं और क्या समाज को दे रहे हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं दीपक राजपूत जी, जो एक IIT रुड़की पास आउट है, पिछले काफ़ी सालों से कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वो बच्चों के व्यक्तित्व पे काम करते हुए, बच्चों की बुद्धिमत्ता पे काम करते हुए एक बहुत ही अच्छी कंसेप्ट मुरादाबाद के अंदर लेके आए हैं, द इन्फिनिटी के नाम से, द इन्फिनिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत करते हैं सर का और जानते हैं उनके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। सर, जैसे आप जानते हैं कि हमारा मुदगल शो एक व्यक्तित्व शो है जिसमें हम लोगों को एक इंट्रोडक्टरी पब्लिक तक पहुंचाने का काम करते हैं कि भाई वो क्या दे पा रहे हैं समाज को, क्योंकि समाज को ही देना एक मेन उद्देश्य है। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। काफ़ी लोगों को इसमें और आगे आना चाहिए, आई वुड से, और बहुत लोग इंस्पायर्ड भी हुए हैं पिछले कुछ समय से जी। जैसा हम देख भी पाते हैं कि पॉडकास्ट की जो व्यूअरशिप है वो बढ़ी है जी, राइट जी। तो मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे शो देखे हैं एंड दे वर ऑल फैंटास्टिक, बहुत ही नॉलेजेबल रहे जो भी आपने काम किए हैं। मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि मैं वैसे यहाँ से लोकली बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरा ऑल्दो पैटर्नल होम इज़ फ्रॉम बिजनौर, बट अच्छा। काफ़ी पहले मैं यहाँ पर शिफ्ट हो चुका हूँ। जब मैं यहाँ पर मुरादाबाद में देखता था, एजुकेशन हमारी जब हुई तो उस समय पर उतनी नॉलेज नहीं होती। एक छोटे बच्चे को कुछ खास पता नहीं लगता कि क्या कमियां हैं सिस्टम में जी। फिर जब हम IIT रुड़की पहुंचे, वहाँ पर एक बड़े सिस्टम्स देखे, उसके बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमने काम स्टार्ट किया जी। तब पता लगा कि किस तरह से यूपी में जो एजुकेशन एनवायरनमेंट है जी। उसको सिस्टमैटिक ढंग से नहीं रखा गया है जी। एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनाकर छोड़ दिया गया है। जब मैं फिर मुरादाबाद आया तो ऐसा देखने के लिए लगा कि यहाँ पर कोचिंग इंडस्ट्रीज में एक सिस्टम फॉलो नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए जी। कहीं ना कहीं मुरादाबाद की जो पॉपुलेशन है, बच्चे या पेरेंट, उन्होंने जैसा कोचिंग एनवायरनमेंट देखा है अभी तक जी, टू बी एग्जैक्ट सर, वैसा नहीं होता जी। अभी पिछले कुछ सालों में कोटा को लेकर एक नेगेटिव इमेज जरूर आई है, बट ये सिर्फ कुछ सालों का और कुछ लोगों का रॉन्ग डूइंग है जी। ऑल्दो कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट को कैरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है जी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव हार्डवर्क के साथ में काम कर रहे हैं। वहाँ से बहुत अच्छे बच्चे हार्डवर्क के थ्रू, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहकर, एक पॉजिटिव गाइडेंस के थ्रू बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, हमारा टारगेट होता है, जैसे मैं खुद क्योंकि यहाँ से हूँ तो मेरा नेचर ये रहता है, जैसे आपने भी यहाँ से स्टार्ट किया। सो मुरादाबाद इज द प्लेस जहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन जब मुरादाबाद आए तो उनको ऐसा ना लगे कि यार मुरादाबाद में एजुकेशन पर काम नहीं हुआ है। यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट आई वांट एंड दैट आई एम हियर टू क्रिएट इट। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर, जैसे IIT और नीट की आप तैयारी करवाते हैं बच्चों को, तो इसमें तो सर बेसिकली थोड़ा सा ये कंसेप्ट है कि भाई कौन बच्चे इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। जैसे कहीं मैं पढ़ रहा था कि जो परसेंटेज होती है वो बड़ी वेरी करती है कि मान ली अगर 75 क्रॉस और नहीं है तो बच्चा उसमें नहीं पढ़ेगा, कुछ ऐसा सर? बिल्कुल तो, सर, एक बेसिक क्राइटेरिया होता है NTA की तरफ से कि बोर्ड एग्जाम्स में, 12th बोर्ड एग्जाम्स में 75% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। अच्छा। जो बच्चे उसको क्वालिफाई करके जाते हैं वही IITs और NITs में एडमिशन्स ले सकते हैं। अच्छा। तो ये करना बहुत जरूरी है और इसी वजह से हमारा जो पूरा कैरिकुलम है, देखिए कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ऐसे देखे होंगे जो प्रमोट करते हैं इस चीज को कि बच्चा स्कूल मत जाओ जी, आप सिर्फ हमारे पास आओ जी। हम ऐसा कोई प्रमोट नहीं करते। हमारे हिसाब से बोर्ड एग्जाम्स या स्कूल एग्जाम्स इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स की वजह से, जितना कि IIT एंड नीट एग्जाम्स हैं। बिना स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम्स के थ्रू हम IIT या नीट की कोचिंग नहीं कर सकते। इसका एक बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन बताता हूँ। आपने सुना भी होगा IIT JEE या नीट CBSE बेस्ड है
बिल्कुल। सीबीएसई की प्रीमियम या बेसिक बुक कौन सी कहेंगे आप? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा कहाँ पढ़ाई जाती है? स्कूल्स में। जी बिल्कुल। सारी बुक्स उसी पर बेस्ड हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं खुद एनसीईआरटी रिलेटेड कंटेंट ना पढ़ाते हुए या उसको खराब बताते हुए सिर्फ सो कॉल्ड हाई-फाई बुक्स को पढ़ाऊंगा, तो मैं तो एनटीए की पहली गाइडलाइन दैट आवर एग्जाम इज एनसीईआरटी बेस्ड उसी को फॉलो नहीं कर रहा हूं। जी बिल्कुल। तो मेरी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं सिर्फ इस तरीके से बायस्ड हो जाएगी जिसमें बच्चों को फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो बच्चे हार्ड वर्किंग हैं उनकी कहीं ना कहीं वो अचीवमेंट नहीं आएगी जो आनी चाहिए थी। जी जी। तो फॉर मी, फॉर माय सिस्टम, बोर्ड एग्जाम्स, आईआईटी और नीट, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इवन आई से कि ये अलग ही नहीं है, दे आर ऑल सेम टू अस। जी। तो सर जैसे द इन्फिनिटी जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? मतलब किस तरीके के आप जैसे अभी आपने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई कि आपने कहा कि भाई बोर्ड मैंडेटरी है, वो नीड भी अच्छी है कि भाई बोर्ड तो बच्चे जो स्कूल्स नहीं जाएं वो गलत है आपके नज़र में थोड़ा सा। तो सर इसको थोड़ा सा और मतलब आपके इंस्टीट्यूट पे ऐसा क्या है कि जो कुछ और बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है उसका? सर देखिए, बहुत कुछ गलत सिस्टम जनरेट कर दिए गए हैं कि जितने भी बच्चे हैं उसमें से कुछ टॉपर्स बच्चों का एक बैच बना दिया जाता है और उस पर पूरे साल वर्किंग होती है। अच्छा। एक बड़ा हिडन सा कंसेप्ट चल जाता है कहीं कहीं पर कि एक पर्टिकुलर बैच, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सारी गाइडेंस उनको दी जाएंगी पॉजिटिव, और एक बाकी बच्चों का सेट जी, उसके लिए कुछ नहीं किया जाता। उसमें से कई बार बिल्कुल भी सिलेक्शंस नहीं होते। सर मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, स्मॉल क्लासरूम सेट होगा हमारे इंस्टीट्यूट पर। आप जब देखेंगे तो आपको नॉट मोर देन इवन 42 स्टूडेंट्स से बैठाने के लिए ज़्यादा हमारे पास क्लास में जगह ही नहीं है। अच्छा। कितनी भी क्लासरूम्स हैं हमारे पास, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 42, कैपेसिटी ही 42 की है। तो अगर बैच बनेगा भी तो भी वो मैक्सिमम 42 का बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम 100-200 स्टूडेंट्स को साथ में बैठा कर पढ़ा रहे हैं। जी। पहली चीज ये हो जाती है कि हम एक कॉम्पैक्ट क्लासरूम प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, हम पूरे बैच पर काम करते हैं, ना कि सिर्फ टॉपर्स पर। सर देखिए, एक ऑनेस्टी वाली बात अगर मैं कहूँ, सर टॉपर्स या एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रिजल्ट ले ही लेगा। बिल्कुल सही बात है। आप अगर उसको नहीं भी पढ़ाएं, परेशान होगा, रिजल्ट में थोड़ी बहुत कमी आएगी, बट ऐसा नहीं होगा कि उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सर सबसे ज्यादा नुकसान होता है एक जो एवरेज सेट होता है बच्चों का, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। जी। कई बार केसेस में पेरेंट्स को भी उतनी नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ एक भेड़ चाल के चलते वो एडमिशन के होर्डिंग्स देखते हैं जी कि यहाँ से इतने %, यहाँ से इतने होर्डिंग्स। देखिए सर, होर्डिंग्स मैं भी लगाता हूँ जी, जरूरी है। जब तक लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंचेगी, लोग मेरे पास नहीं आएंगे। बट मैं हमेशा ये अपील करता हूँ कि सिर्फ आप होर्डिंग्स पर लगे हुए बच्चों को देखकर एडमिशन मत कराइए। उन बच्चों को जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, एक बार पर्सनली उनसे मिलिए, राइट, बात करिए, उनके एक्सपीरियंस देखिए, उन्होंने किस तरह के बच्चों को पढ़ाया है, उन पर बेस्ड फिर आप एडमिशंस लीजिए। जी सर, जैसे आजकल एआई इंटीग्रेटेड सारी चीज़ें आ गई हैं, सारी चीज़ें एआई से चल रही हैं, तो इसमें सर जो द इन्फिनिटी आपका, इसको कैसे देखते हैं इस चीज़ को? तो सर इसमें कुछ समय पहले एक इंडिया के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने एक थॉट रखा था जी कि अगर एआई से कुछ ऐसा डेवलप किया जाए कि एक बेस्ट टीचर बना दिया जाए जी, जिसमें उनकी पूरी नॉलेज को हम इंक्लूड कर सके जी, उनके बेस्ट पॉसिबल आंसर्स को हम दे सके, और वही टीचर एआई फॉर्मेट में वर्ल्ड के एटलीस्ट इंडिया के सारे बच्चों को एजुकेशन दे जी, राइट। अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट है, सॉरी बेस्ट टीचर है, तो फिर उससे सबको समझ में आना चाहिए जी। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन हुआ था जिसकी वजह से वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा, द लॉजिक इज वेरी सिंपल सर। जब आप भी 10th या 12th क्लास में या किसी भी डिग्री कोर्स में हो जी, आपके कोई ना कोई फेवरेट टीचर रहे होंगे जी। बिल्कुल। क्या आपकी पूरी क्लास के वही फेवरेट टीचर थे? नहीं, सबके अपने अलग होते हैं। करेक्ट जी। तो जो बेस्ट टीचर आज तक के रहे हैं जी, क्या कोई भी उनका नाम बता सकता है? इवन जिनके नाम पर 5th सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है जी, हमने एक नेम तो दे दिया that the best teacher and the teachers day is celebrated on that day, but कहीं ना कहीं क्या वो सभी के फेवरेट रहे होंगे उस समय पर?
नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। करेक्ट है। तो इस तरह का थॉट कि किसी एक मॉडल पर काम किया जाए और फिर उसको सभी में इंप्लीमेंट कर दिया जाए, पहले तो वो गलत हो जाता है। थॉट स्टार्टिंग कंडीशंस में बहुत अच्छा था, बट जैसे इस पर लोगों ने सोचना स्टार्ट किया वो गलत हो जाता है। अब इसमें मेरा क्या ओपिनियन है सर? जी सर, मेरे हिसाब से एआई इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी। जी। कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, जैसे आप अदर सोशल मीडिया या नेसेसरी ऐप यूज करते हैं, इसी तरह से आजकल चैट जीपीटी सबसे ऊपर चल रहा है एआई के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हम एआई का यूज कर सकें वो मैटर करता है। हम एआई का यूज कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है। हमें फ्यूचर रेडी होने के लिए एआई डिपेंडेंट ना होते हुए एआई को एक टूल की तरह से देखना चाहिए। मतलब कुछ उससे भी सर्च करा लें, कुछ अपना दिमाग भी लगाएं, कुछ टीचर से भी बात करें, तो उसका एक मिले जुला रूप बनाएं। और इस चीज को कैटर करने के लिए हमने अपने एक रूम को डिजिटली इनेबल्ड किया है। अच्छा, क्यों किया है? लॉजिक इज वेरी सिंपल सर। कई बार कुछ कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स या कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी विजुअलाइजेशन कराना क्लास में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है जी। अगर कराएं तो बहुत सारा टाइम उस पर जा सकता है। तो अगर टीचर को रिक्वायरमेंट है तो वो टीचर उस क्लास के लिए उस रूम को यूज कर सकता है जिसमें डिजिटली 3D डायग्राम्स दिखाए जा सकते हैं जी। कुछ और भी जो भी डिजिटली जरूरत है, एआई बेस्ड जरूरत है, वहां से दिया जा सकता है। साथ में हम थोड़ा थोड़ा सोशल मीडियाज या किसी भी तरह की डिजिटल एक्टिविटी पर भी ध्यान रखते हैं। मतलब जैसे सर कोई विजुअल लर्नर है जिसे देख के ही समझ में आता है, बिल्कुल, तो उसका माइंड जल्दी चीज को ग्रैब करे। करेक्ट। जैसे एक बड़ा अच्छा हमारे सर ने दिखाया था करके उस पर कि पूरा एनाटॉमी यानी लेयर वाइज वो खुलकर दिख रहा है कि फ्रंट, देन उसके अंदर पहली लेयर के बाद में क्या दिखेगा, सेकंड लेयर के बाद में क्या दिखेगा, थर्ड लेयर के बाद में क्या दिखेगा। तो वो बड़ा अच्छा सा विजुअल एस्पेक्ट आ रहा था। बच्चों को भी उसमें एक्टिवनेस फील होती है कि ओके एग्जैक्टली मुझे पता लगा कि यहाँ पर ये चीज कैसे होती है, कहाँ पर बिलोंग करती है। राइट सर, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस इस तरह के भी होते हैं कि बच्चों को प्लेसिंग तक नहीं पता है हमारे बॉडी में ऑर्गन्स की प्लेसिंग कहाँ कहाँ पर है जी। पढ़ लिया लीवर है, किडनी है, बट उनकी प्लेसिंग डायग्राम में देखकर उतनी समझ में नहीं आई जब तक वो एक लाइव डेमो वाली कंडीशन में नहीं जाएंगी जो कि 3D मॉडल से की जा सकती है। जी जी जी। तो दैट्स हाउ वी आर एआई रेडी फॉर द ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर जैसे आईआईटी और नीट बच्चे तैयारी करते हैं, इसमें जाने के लिए अपने प्रिपरेशंस करते हैं, तो इनको कोई ऐसी इंपॉर्टेंस गाइडेंस कुछ दे सकते हैं कि जैसे वो बच्चे इस चीज़ को जरूर फॉलो करें और जिसको वो लैक करते हो? बिल्कुल सर। सर देखिए, वैसे तो ये चीज टीचर टू टीचर वेरी करता है जी। तो मेरा ओपिनियन बहुत सारे टीचर से अलग हो सकता है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दूंगा। तो मैं ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैं मेरे बच्चों को गाइड करता हूँ, जो उस एक्सपीरियंस को फॉलो करते हैं, उनके रिजल्ट्स कमेंडेबल रहे जी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। सर बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा। पहली चीज होती है हार्ड वर्क जी। सर बिना हार्ड वर्क कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता। इवन जिनको हम बोर्ड एग्जाम्स में कहते हैं कि आजकल तो 90% लेना बड़ा आसान हो गया है, दैट्स नॉट ट्रू सर। उस बच्चे से पूछिए जिसने 90% प्लस अचीव किया है, 95% प्लस अचीव किया है जी। उनके पेरेंट्स से भी वो एग्जाम टाइम पूछिएगा जिसमें वो बच्चा सोया तक नहीं है पूरी रात। तो पहली चीज आ जाती है हार्ड वर्क। इवन मैं एक डायलॉग भी बच्चे को बोलता हूँ, ओनली हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट। कैन बीट दी टैलेंट। बिल्कुल सर। देखिए सर, कुछ माइंड्स गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं टैलेंटेड पर्सन कहते हैं जी। बट आपने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि इस पर्सन का माइंड बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, बट फिर भी कुछ नहीं कर पाया जी। बिल्कुल। रीजन बीइंग सर उनमें हार्डवर्क नहीं था। तो जो लोग हार्डवर्क कर रहे थे, माइंड अगर मैं ये कहूं कि उनका थोड़ा बहुत वीक था, फिर भी उन्होंने उनको बीट कर दिया जी। तो विदाउट हार्डवर्क देयर विल बी नथिंग। पहला एस्पेक्ट। अब दूसरा एस्पेक्ट, हार्ड वर्क भी चैनलाइज्ड होना चाहिए जी। इमेजिन सर, कोशिश करते हैं कि यहां से दिल्ली तक की डिस्टेंस नियरली मान लेते हैं 150 किलोमीटर होगी। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे 150 किलोमीटर चले तो? बिल्कुल सही। डायरेक्शनल होना पड़े जी। अगर आप किसी भी तरह से उतना ही एफर्ट कर रहे हैं, अगर एक बच्चा कि सर मैं तो 12-12 घंटे पढ़ रहा हूं, दूसरा बच्चा सिर्फ 6 घंटे पढ़ रहा है, मेरे मार्क्स कम क्यों, उसके मार्क्स ज्यादा क्यों जी। बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, डायरेक्शन
जो बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है वो एक सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहा है। वो टाइम तो स्पेंड कर रहा है, टाइम तो दे रहा है, घर वालों को पता भी लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन वो डायरेक्शनल नहीं है, कहीं ना कहीं डिल्यूजेंट है। जी। कई बार सर ऐसे भी केसेस देखने के लिए मिलते हैं कि बच्चा ये कहता है कि सर जो आपने कहा था मैंने तो वही फॉलो किया है, तो मैं तो डायरेक्शन हूं, बट ऐसा भी नहीं होता। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें बच्चा इस डायल्यूजन में रहता है कि मैं सर को फॉलो कर रहा हूं जी, बट वो एक्चुअली नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो एक बेसिक स्टेप फॉलो नहीं कर रहा होता। जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि आपने जो आज पढ़ा जी, सबसे पहले जाकर आपको वही रिवाइज करना है, और ये दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल टास्क हो जाता है। अच्छा, आसान कैसे सर? मान लीजिए हम अभी बात कर रहे हैं जी, और मैं आपसे ये कहूं कि आपको आधे घंटे बाद इन्हीं चीजों को रिवाइज करना है, क्या ये मुश्किल हो सकता है? अभी भी तो बात की थी, अभी भी तो बात करी थी, बिल्कुल जी। तो रिवाइज करने में मुश्किल तो नहीं हो सकती जी। क्या आप करेंगे? नहीं होंगे अभी, क्योंकि अभी तो बात की थी, मैं क्यों करूं? जी, यहीं पर लैकिंग होती है जी। तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल और आसान काम होता है। अब जब यही नहीं किया तो उसकी एक जो प्रोसीजर था उसी में ब्रेक आ गया, पहली ही कड़ी टूट गई। तो जब वो नेक्स्ट स्टेप पर जाता है कि अब मुझे होमवर्क करना है, जी, जो सर ने क्वेश्चंस दिए क्लास में वो मुझे करने हैं, तो ये उसको बिना पता लगे कि मुझे वो कंसेप्ट नहीं आए थे, अब उससे वो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे जी। उसको 10 क्वेश्चंस करने थे, अगर वो रिवाइज करता तो 10 में से करीब करीब 8 क्वेश्चन कर सकता था जी। तो क्वेश्चन डाउट हो सकते थे उसके, बट अभी देखने में क्या आएगा, वो 10 क्वेश्चंस में से सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस कर पा रहा है जी। कंक्लूजन ऑफ द डे मुझे समझ में नहीं आया, जबकि ब्रेक कहाँ हुआ था, उसने आकर रिवाइज नहीं किया था जी। बिकॉज सर सिंपल सी बात है, अगर आपने 1 घंटे का लेक्चर लिया है, जब आप उसको रिवाइज करेंगे आप उस 1 घंटे की सभी बातें याद नहीं रख पाएंगे, चाहे आप नोट्स ही क्यों ना बना रहे। बिल्कुल सही। जितना जल्दी आप उसको रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा याद रख पाएंगे। जी बिल्कुल सही। अगर आप अगले दिन रिवाइज करेंगे तो शायद आपको 20% ही याद रहे, इसलिए क्विक रिवीजन जरूरी है। जी। तो ये डायरेक्शन की कड़ियां होती हैं, अगर हम इनको तोड़ते हैं तो उनके ड्रॉबैक्स होते हैं। बिल्कुल सही। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मैं तो आपकी सारी बातें फॉलो करता हूँ, उन बच्चों के लिए मेरे पास सीधे सीधे रहता है, बेटा नहीं करते। अगर करते तो आप उसमें वो इम्प्रूवमेंट जरूर देखते हैं। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। बिल्कुल सर, जैसे आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, तरह तरह के बच्चों से मिलते हैं, तरह तरह के पेरेंट्स से मिलते हैं, तो सर उसके अंदर बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, पेरेंट्स को समझाना, बच्चों को समझाना, है ना, क्योंकि इन डाउट एक तरीके से है तो बिजनेस ही सर। बिल्कुल राइट सर। लेकिन क्या है कि ये ज्ञान का बिजनेस है, ज्ञान का बिजनेस सर, हमें बच्चे से पैसा ही नहीं, उसको बुद्धिमत्ता पे भी काम करना है कि वो लाइफ में कुछ कर पाए। तो सर इसमें काफी चैलेंजेस फेस होते हैं। बिल्कुल। उसमें सर कई लोग निगेटिव भी हो जाते हैं, है ना सर, कि भाई आपने गलत समझाया, या वो ऐसा बोल रहे थे, या तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारा ये ज्यादा, तुम्हारा वो कम। तो सर इस चीज से कुछ बताइए कि मतलब पेरेंट्स के लिए जो एक जागरूकता हो, और आपने भी कुछ फेस करा हो। सर देखिए, पहले तो बहुत ही बेसिक से इस मुद्दे पर बात करूंगा जी। कि जैसे कोई भी बच्चा अगर प्रिपेयर कर रहा है तो एक सिंपल सा रेशियो समझना चाहिए जी। उस बच्चे को कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसमें टीचर कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, एंड उसमें पेरेंट कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। जी। ये एक ट्रायंगल फेज है सर, और ट्रायंगल भी स्केलिन ट्रायंगल है, यानी सारी साइड्स बराबर नहीं है। जी। इसमें सबसे बड़ी साइड बच्चे की ही आएगी। नियरली 60 to 70% बच्चे का रोल होता है जी। वो कितना अचीव करता है, नियरली 60 to 70%। उसके बाद में नियरली 20 to 30% टीचर का रोल प्ले हो जाता है, जो उसको गाइड कर रहा है। एज आई सेड, हार्डवर्क बच्चा करेगा, डायरेक्शन टीचर दिखाएगा, उस डायरेक्शन को पकड़ने का काम भी बच्चे का ही होता है, इसलिए मेजोरिटी बच्चे पर पहुंचती है। जी बिल्कुल। अभी 10% बच रहे हैं, वो पेरेंट का रोल प्ले होता है। अब जो आप चैलेंजेस पूछ रहे थे वो यहीं से स्टार्ट होता है। देयर आर मल्टीपल सेट्स ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो। जी। फर्स्ट टाइप ऑफ पेरेंट, सर हमने तो एडमिशन करा दिया, अब आप देखो। रॉन्ग कमिटमेंट, राइट। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं हो जाती, आपका दायित्व तो सिर्फ पैसे देना नहीं है। जी बिल्कुल। एडमिशन कराना दैट मीन्स पैसे देना। जी। आपका दायित्व तो यहाँ नहीं है। बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट से, योर चाइल्ड इज योर बिगेस्ट एसेट होता है सर। बिल्कुल। हम सब लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या सिर्फ आप उसकी एजुकेशन खरीद सकते हैं? नहीं। सही। राइट। तो सिर्फ पैसे देने से क्या उस पेरेंट का काम खत्म हो जाएगा?
नहीं, आपको उस सुपरविजन को देखना पड़ेगा, बच्चा किसी गलत एक्टिविटी में तो नहीं जा रहा है देखना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट से आने के बाद में उसका क्राइटेरिया किस तरह का बना हुआ है, टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये भी आपको देखना चाहिए जी। बच्चा उस होमवर्क को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और रोज मत देखिए, बच्चा परेशान हो जाएगा, वीक में एक बार जरूर देख लीजिए, राइट। बच्चा क्या कर रहा है सर, पेरेंट को सब पता होता है। एजुकेशन टाइम में कहा जाता है 6 to 7 आवर्स की स्लीप काफी है, बट अगर आपके सामने आपका बच्चा 10 से 11 घंटे सो रहा है तब तो आप उसके रॉन्ग डूइंग में उसका सपोर्ट कर रहे हैं जी, राइट। तो इस तरह से पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने के लिए वो 10% है, बट वो 10% प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। मेरा तो सर पेरेंट्स का तो मैंडेटरी हो रहा है। एग्जैक्टली बिना उस, मैंने क्या बताया सर, ये एक ट्रायंगल है जी। अगर एक भी साइड गई तो वो लूप कंप्लीट नहीं होगा जी, वो फिगर कंप्लीट नहीं होगी, राइट। तो वहां पर वो पेरेंट का रोल बहुत ज्यादा है। एक और पेरेंट सेट आता है सर, कुछ पेरेंट को शायद मेरी बातें ये बुरी लग सकती है जो मैं भी कहने वाला हूँ, वो बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, बच्चा उसमें कई बार फंसा हुआ सा फील करता है जी। इन्हीं वजहों से आपने कुछ कोटा के केसेस सुने होंगे, सुसाइडल अटेम्प्ट जो बच्चे कोटा। आई एम रिक्वेस्टिंग पेरेंट्स, प्लीज डोंट क्रिएट नेगेटिव प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा प्रेशर पेरेंट की तरफ से भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट एक सपोर्ट सिस्टम सिर्फ पेरेंट के पास होता है जी। अगर बच्चे को पेरेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसको ये लगने लगता है कि अब मुझे किसी से सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप वॉच आउट कीजिए, सुपरविजन रखिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि बार बार आप उसको ये नहीं कहेंगे या ये नहीं सोचने पर मजबूर करेंगे कि बेटा ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं होता जी सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने IIT, NITs या MBBS नहीं किया एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर करियर्स जी। तो सब कुछ ये नहीं है जी, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हमें इनिशियल स्टेज पर लगता है कि बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा जी, लाख कोशिशों के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है दिस इज द एंड ऑफ द करियर। एज आई सेड, एग्जाम इज नॉट अ लाइफ, इट इज जस्ट अ फेज। कोशिश करनी चाहिए, एक फाइट करनी चाहिए, बट अगर नहीं हो पा रहा है देन दैट्स ओके, दैट्स वेरी नॉर्मल, राइट। ओवरकम दैट प्रेशर एंड मूव ऑन। ये हमें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा जगहों पर ये हो जाता है कि उसके बेटे ने किया है, मेरा भी बेटा करना चाहिए, कंपैरिजन उसकी बेटे ने किया है, मेरा बेटा नहीं करेगा तो क्या होगा जी। इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर देंगे, दैट्स इट, उसमें आपका बच्चा परेशान हो जाएगा। मतलब मेन चीज़ है कंपैरिजन जो पेरेंट्स कर देते हैं एग्जैक्टली, वो ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है। बिल्कुल सर, कंपैरिजन साथ में ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी। और सर कई बार ऐसा भी देखा था जो पेरेंट्स खुद नहीं कर पाए वो सोचते मेरा बच्चा कर ले। एग्जैक्टली, तो वो और प्रेशर बनाते हैं। बिल्कुल होता है कि हमसे नहीं हुआ तो हमारा बच्चा कर जाएगा जी। ऐसा भी हमेशा पॉसिबल नहीं होता जी, बिल्कुल। अगर वो कर पा रहे हैं तो बी पॉजिटिव अबाउट इट। हाँ, आप उसको गाइड कीजिए, आप उसको इंस्पायर कीजिए, प्रेशराइज्ड मत कीजिए। प्रेशराइज्ड करने में मैं बिलीव नहीं करता हूँ जी, बिल्कुल। अच्छा सर, मतलब अब थोड़ा सा शो के लास्ट में एक चीज़ बहुत काम की पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सर जैसे आप भी स्टूडेंट थे, राइट सर, आपके दिमाग में भी IIT के लिए आया होगा या पेरेंट्स के आया होगा जैसे भी, तो सर थोड़ी सी अपनी सक्सेस स्टोरी बताइए जिस तरीके से आपने IIT रुड़की को मीट आउट करा और वो बच्चे भी सुनना चाहते हैं और बच्चों उसको फॉलो भी करें जिससे वो भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके। बिल्कुल सर, बताइए तो थोड़ा सा। तो सर मैं बहुत पहले से स्टार्ट करना चाहूँगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कब से मैंने थोड़ा पढ़ाई को सीरियसली लेना स्टार्ट किया था जी। तो दैट वाज द ईयर जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था जी। ड्यू टू सब मेडिकल इश्यूज मैं स्कूल जाने की कंडीशन में नहीं था। अच्छा। ऑलमोस्ट पूरा साल मैं कुछ ही समय पर स्कूल गया था जी, बट फिर भी स्कूल ने अलाउ किया था बिकॉज मैं ठीक ठाक स्टूडेंट रहा था कि आप फाइनल एनुअल एग्जाम्स दे सकते हैं जी। जैसे तैसे मैंने वो एग्जाम दिए थे जी, और उसका रिजल्ट आज तक की मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं कहता हूँ। अच्छा। उस साल का रिजल्ट सर, उससे पहले मेरे जो मार्क्स रहते थे 6th 7th क्लास में वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थे जी, बहुत ही नॉर्मल से होते थे। लेकिन जब 8th में
उस पूरे साल की स्ट्रगल के बाद ना स्कूल जाना हुआ ना ही कुछ, घर पर थोड़ा बहुत बुक से पढ़ ली, ऐसा भी नहीं था कि होम ट्यूटर था या कुछ भी था, कोई सपोर्ट नहीं थी क्योंकि हेल्थ अलाउ नहीं करती थी, इसलिए फैमिली ने कोई प्रेशर नहीं बनाया था। तो मैं बस खुद से की टाइम पास करने के लिए बुक्स आ गई थी तब तक, उनको पढ़ लेते थे। जब मैंने एग्जाम दिया और मुझे फाइनली रिपोर्ट कार्ड मिला, उसमें आई स्कोर्ड 57%। अच्छा, वो मेरी आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ से मुझे ये पता लगा कि बिना किसी सपोर्ट सिस्टम, बिना किसी एजुकेटर, विदाउट एनीथिंग, अगर मैं 57% स्कोर कर सकता हूँ, दैट मीन्स कुछ तो है, कुछ जिसको 50% तो ऊपर है। अब इस एक साल के गैप में और भी कई सारी चीजें हुई जी। एक साल से पहले यानी 6th और 7th क्लास में जब मैं इस चीज़ को आज रिमाइंड करता हूँ तो कुछ ऐसा हुआ करता था कि जो मेरी कंपनी थी, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, शायद वो सही नहीं था, तो उनसे वो ब्रेक मिल गया था एक साल में। अच्छा। जब मैं 9th क्लास में वापस से स्कूल पहुंचा तो पता नहीं क्यों बट मेरे नए फ्रेंड्स बने जी, एक पॉजिटिव सर्कल बना जी, और उस सर्कल में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था जी। नियरली इन दैट सर्कल, हाईली कॉम्पिटिटिव सर्कल, जिसमें हम करीब 10 बच्चे थे जो आपस में कंपटीशन रखते थे। अच्छा। उन 10 बच्चों में शायद मैं रैंक लिस्ट में नहीं आता था जी, बट मैं उसका किसी तरह से पार्ट बन गया। अच्छा, कि मुझे भी इन 10 स्टूडेंट्स में रहना है। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो ऐसा मान सकते हैं कि जब मैं 7th क्लास में था, 7th स्टैंडर्ड में था, तब मैं शायद लास्ट 5 में रहा होऊंगा पूरी क्लास में जी। 9th स्टैंडर्ड में एनुअल एग्जाम्स में मैं उन टॉप 10 में आया। ग्रेट सर, अगेन अ मोटिवेशन। 10th क्लास में मैं टॉप 6 में था, अगेन अ मोटिवेशन। 11th 12th पढ़ा, अब एक होप आ गई थी कि आई वांट टू टॉप दिस स्कूल। अच्छा, अचीवमेंट मिल रहे हैं ना जी, तो एक टारगेट कि मुझे स्कूल टॉप करना है जी। जब 12th का बोर्ड रिजल्ट आया जी, तब मैं 1 मार्क से टॉपर बनने से रह गया था। अच्छा, एंड अगेन मैं कहूँगा अच्छा ही हुआ था। क्यों सर? सर अचीव नहीं हो पाया था ना पूरा। अच्छा, अभी भी रह गया था मन में कि यार नहीं मिला अभी, दैट मीन्स अभी और करना है। तो जब मैं 12th में कर रहा था तो एक पेरेंट को चिंता होती है कि व्हाट आफ्टर 12th। मेरे फादर की थोड़ी ऐसी आदत रही है कि वो चिंता फेस पर नहीं लाते जी। तो ये हमें नहीं पता था, हम तो अपना 12th के लिए लगे हुए थे। 12th का एग्जाम हुआ, फिर रिलेटिव्स और पड़ोसियों ने ये चिंता दे दी कि 12th के बाद क्या करोगे। तब तक मैंने सोचा भी नहीं था जी। पापा से बात की कि मैं क्या करूँगा, बोले पहले रिजल्ट आने दो तब बात करेंगे। जब रिजल्ट आया और उनको लगा कि चलो 1 मार्क से ही, बट एटलीस्ट हमने अपनी तरफ से मान लिया कि हमने तो टॉप किया। 1 मार्क से नहीं हुआ था, वो भी माइंड को पता था। तब फिर सब लोगों के ओपिनियन को देखते हुए कि फिर आप एक काम करो, जेईई की प्रिपरेशन कर लो। कहाँ से बेस्ट होती है? उस समय पर एक ही नाम चलता था, कोटा। मैं वहाँ पर गया, एजुकेशन ली। 12th जो मेरा बोर्ड एग्जाम थे वो हिंदी मीडियम से पास आउट था जी। पूरी तरह से हम हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे जी। जब कोटा पहुंचे तो वहाँ पर बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे थे। इवन जहाँ पर मैं हॉस्टल में था, मेरा खुद रूममेट वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता था, जो कि बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड, आई थिंक शायद डीएवी इंटरनेशनल स्कूल से पास आउट था। अच्छा, मैं प्योरली हिंदी मीडियम, ही इज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो ऐसे रहे कि शायद यार गलती कर ली, इनसे कंपटीशन कैसे होगा। मैं कहाँ एक छोटे से गांव इलाके से आया हूँ और मैं यहाँ पर कंपटीशन। जब वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, इंस्टीट्यूट्स की, तो भी खुद को वो लैक फील किया। सब मोर देन अ मंथ इसी स्ट्रगल में रहे कि किसी तरह से कोई वापस ले जाए। अच्छा, आई डोंट फिट इन दिस सोसाइटी। एट लास्ट पापा से बात की कि मुझसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक ही बात की, बेटा देख, पैसे देने का मेरा काम, मेरे पैसे हैं और मैंने वो दे दिए, मैं तो वापस नहीं ले रहा हूँ। तुझे आना हो आ जा, मैं रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। तो एक अननेसेसरी सा प्रेशर, यार पैसे खराब हो जाएंगे। हाँ। साल भी चलो कोशिश करके देख लेते हैं जी।
तो 1 महीने के बाद में तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। अच्छा। क्योंकि 1 महीने तक तो इसी कंफ्यूजन में रहे कि करना भी है कि नहीं करना है जी। फिर जब पढ़ना स्टार्ट किया तो अगेन द सेम सिचुएशन कि थोड़ा सा तो अंदर वो कुछ था ही, तो वो समझ में आना स्टार्ट हुआ। समझ में आना स्टार्ट हुआ तो मज़ा भी आया जी। फिर उन्हीं बच्चों को जो पड़ोसी थे, कई बार ऐसा होता था कि हम ही पढ़ा रहे होते थे कि देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो सकता है जी। तो वो कॉन्फिडेंस बनते चला गया। कहीं ना कहीं वो पूरी एनर्जी जो पूरा सेटअप चल रहा था वो एग्रेशन में गया एंड एट लास्ट मैं IIT रुड़की पहुंचा। आज मैं यहाँ पर हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सेम चीज़ कैरी करता हूँ बच्चों में कि बच्चे डोंट लूज होप। ये प्रिपरेशन, अगर मैं उन बच्चों की भी बात करूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक या नहीं हो पाया है, वो अब लाइन भी चूज कर चुके हैं, वो अपने आप में फील कर सकते हैं दिस प्रिपरेशन टीच यू मैनी थिंग्स फॉर योर लाइफ। दिस प्रिपरेशन prepare you for life, not only for exam, also for life. Great. बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आपने सुना, स्टूडेंट्स आपने सुना सर ने कितने ज्ञान की और कितनी अच्छी बताई और अपने बारे में बताया कि किस तरीके से उनके हार्ड वर्क से उन्होंने क्या क्या कैसे इस चीज़ को पाया। तो अभी सर इन पे और टॉपिक्स पे एक एजुकेशनल वेब सीरीज़ बना रहे हैं हर टॉपिक वाइज, तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी वो सीरीज़ भी कि किस तरीके से टॉपिक वाइज है उसके, कि किस तरीके से मार्क्स अच्छे स्कोर करें, कैसे सब्जेक्ट चूज़ करें, कहाँ पे हम कंप्लीट तैयारी करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अभी सर काम कर रहे हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर शो पे आए और सर ने अपना समय निकाला। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप और जानकारी कुछ लेना चाहते हैं तो द इन्फिनिटी मुरादाबाद में सेंटर है, जिसके नंबर्स हमारे यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।